हमारा है, हमारा है। दुनिया वालों सुन लो आज हमारे गांव में हमारा राज। दुनिया वालों सुन लो आज हमारा गांव में हमारा सरकार। शहीद गुंडाधुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद गुंडाधुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद के रास्ता अमल करो, अमल करो, अमल करो। शहीद के रास्ता अमल करो, अमल करो, अमल करो। साथियों, बस्तर के विभिन्न इलाके से आए हुए सारे साथियों को भारत जन आंदोलन के तरफ से, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के तरफ से सबको जोहार, जय भीम, जिंदाबाद। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, भूमकाल दिवस। मुझे लग रहा है कि हम सारे लोगों को ये भूमकाल दिवस का इतिहास को समझना जरूरी है कि क्या इस इलाके में 113 साल पहले क्या हुआ था, किसके लिए भूमकाल दिवस हुआ, किसके लिए इतने सारे बस्तर के सपूतों ने शहीद हो गए। ज्यादा समय नहीं है, आयोजकर्ता ने मेरे को कम समय में बोलने के लिए इजाजत दिए हैं। मैं संक्षिप्त में रखना चाहता हूं कि ये जो भूमकाल दिवस है, ये 3 कारण से बस्तर में बड़ी उलगुलान भूमकाल का संघर्ष शुरू हुआ था। वो 3 क्या है जिसको हमको याद करने की जरूरत है आज 113 साल के बाद भी। वो 3 था कि उस समय में अंग्रेजों ने इस इलाके की जंगल को आरक्षित करना चाहते थे। आरक्षित मतलब ऐसा जंगल को घेर लेंगे जिस जंगल में सदियों से इस इलाके की लोग जो जंगल में जाना आना करते थे वो बंद हो जाता है, उसको आरक्षित करना बोलते हैं। ये पहला था। दूसरा, अंग्रेजों ने तय किया था कि इस इलाके में लगान देना पड़ेगा लोगों को, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। जो खेती कर रहे हैं या जंगल से कोई सामान ला रहे हैं उसके लिए टैक्स देना पड़े। ये दूसरा था। तीसरा था कि अंग्रेजों ने इस इलाके की ताकत को कमजोर करने के लिए ठेकेदारी लाया। ठेकेदारी मतलब दारू बनाने की ठेकेदारी शुरू किए। पहले दारू बनता था गांव-गांव में, अब उसको बंद करके अंग्रेजों ने दारू बनाने के लिए लोगों को ठेका देना शुरू किया। और जो ठेकेदार, उसने जो गांव में घर में पर्व के समय में जो दारू बनता था उसको बंद करना, जबरदस्ती बंद करने की कवायदा शुरू किए। ये 3 कारण था। पूरे बस्तर में इसी के लिए असंतोष बढ़ते गया और जिसका आप फल देख रहे हैं कि 113 साल पहले बस्तर में जबरदस्त भूमकाल शुरू हुआ था। दूसरी बात हमको याद करना जरूरी है आज के तारीख में कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ आदिवासियों की उलगुलान था। ये तो था ही,
लेकिन भूमकाल जो था वो बस्तर की सारे मूल निवासियों की संघर्ष था। ये स्थिति को, ये चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि बस्तर में जगह जगह जो भूमकाल दिवस पालन किया जाता है, उस संघर्ष को याद किया जाता है, वो सिर्फ आदिवासी लोग ही याद कर रहे हैं। बाकी बड़े पैमाने पर दूसरे वर्ग इसमें शामिल नहीं हो रहा है। ये इतिहास को हमको इस बस्तर की बस्तरिया मूल निवासियों को बताने का और जोड़ने का जरूरत है, तब जाके पूरे बस्तर में एक ताकत खड़ी हो सकती है। तीसरी बात, आपको सुनते होंगे कि भूमकाल के बाद भूमकाल संघर्ष को जो है दमन किया गया, लेकिन उसके बाद बस्तर में माड़िया राज के रूप में एक व्यवस्था कायम हुआ। माड़िया राज मतलब क्या है? मैं जो समझा हूं मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं गलत हूंगा तो मुझे बताइएगा। माड़िया राज मतलब सिर्फ माड़िया का नहीं है, इस बस्तर के मूल निवासियों का राज की बात है। क्योंकि जब इस भूमकाल की महान नेता शहीद गुंडाधुर, वो गुंडाधुर को, शहीद गुंडाधुर को 1910 में सारे संघर्षशील जनताओं ने बस्तर की ताड़ोकी की एक गुप्त मीटिंग में मुखिया के रूप से चुनाव किए थे शहीद गुंडाधुर। लाइट चला गया। तो कहने का मतलब है कि गुंडाधुर, आदिवासी, एससी, ओबीसी, जनरल सबका मुखिया था। और ये माड़िया राज की बात है। माड़िया राज चार चीज है। माड़िया राज चार सिद्धांत पर खड़ा हुआ है, इसको हमको याद करना पड़ेगा। वो राज समता, हर व्यक्ति इस इलाके में समान है, मेहनत का समान है, उसका हक समान है, महिला पुरुष समान है, ये समता की बात कहा था। दूसरा सामूहिकता, ये इस इलाके की आदिवासी की जो परंपरा है, सामूहिक हर चीज, नाच गाना से शुरू करके खेती किसानी, जंगल में भी सारे चीज सामूहिकता से। तीसरा था न्यायपूर्ण, न्याय होगा, गलती नहीं होगी, न्याय होगा, सबके लिए न्याय समान। और चौथा था लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोग तय करेगा बैठ के, ना कि कोई दरवाजा बंद करके कोई निर्णय लेना है, खुलेआम लोगों के सामने निर्णय लेना है। ये चार चीज, समता, सामूहिकता, न्याय और लोकतंत्र, ये चार जो है खंबा माड़िया राज का सिद्धांत था। आदिवासी, ये आदिवासी, और यही बात साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद संविधान में ये बात को रखा गया, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद पूरे अनुसूचित
अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में 72 साल हो गया संविधान की उस मूल मंत्र को, उस बातों को कोई भी सरकार आज तक, मैं कहना चाहता हूं साथियों, अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में लागू ही नहीं किए। सारे अनुसूचित क्षेत्र में गैर संवैधानिक, गैर कानूनी जो है व्यवस्था चल रहा है। यह संविधान में नहीं लिखा था। संविधान में क्या लिखा था? इस अनुसूचित क्षेत्र के लिए मेरे पास तो मैं संविधान लेके आया हूं, समय नहीं है, लेकिन बताने के लिए आया हूं कि संविधान में यह था अनुसूचित क्षेत्र में कि अनुसूचित क्षेत्र में भू अधिग्रहण, भू हस्तांतरण नहीं हो सकता है। यह संविधान का पहला चीज। दूसरा चीज कि अनुसूचित क्षेत्र में उस इलाके की पारंपरिक व्यवस्था के तहत शासन व्यवस्था होगा। तीसरा कि उस इलाके में साधारण कानून लागू नहीं होगा। जो गैर अनुसूचित इलाके में जो कानून लागू होता है वो लागू होगा ही नहीं। पुलिस कानून, फॉरेस्ट कानून, रेवेन्यू कानून जो जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र में है उस अनुसूचित क्षेत्र में लागू ही नहीं होगा। उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। यह संविधान का मंशा था, लेकिन 72 साल में यह हुआ ही नहीं। करना संविधान ये बोलता है। इस बात को करने के लिए राज्य सरकार, राज्यपाल और संघीय सरकार जो दिल्ली का सरकार, उसको कानून बनाना चाहिए। अभी तक अनुसूचित क्षेत्र में कानून बना ही नहीं। जो बना उसको लागू नहीं कर रहे। वो लागू होता तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज किरंदुल नगर परिषद नहीं बन सकता है। यह संविधान की मंशा के विरुद्ध है। और यहां पर एनएमडीसी भी जो है, वो एनएमडीसी इस इलाके की स्वायत्त परिषद की अधीन काम करता। आज अनुसूचित क्षेत्र में संघीय सरकार की कोई भी परियोजना जो लागू होता है, संविधान ये बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र के लोगों की सहमति से होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। ये 72 साल से नहीं हुआ है। और अभी 24/12/1996 को बड़े लंबे संघर्ष के बाद आदिवासी इलाके के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए संसद ने कानून बनाया। उसको बोलते हैं पेशा कानून। वो पेशा कानून आज के तारीख में पूरे छत्तीसगढ़ में किसी को भी पूछिए पेशा के मतलब क्या है, कि पंचायत राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र विस्तार। साथियों मैं आपको यह कह देना चाहता हूं, साफ कर देना चाहता हूं कि पिछले 72 साल से ये जो सरकारें हैं, इनने अनुसूचित क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसको सही संविधान सम्मत बनाए नहीं। पेशा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का विस्तार नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेशा जो है वो संविधान का भाग 9 का जो है वो विस्तार है अनुसूचित क्षेत्र में। और यही झूठ और गलत परिभाषा देते हुए पूरे भारत की
अनुसूचित क्षेत्र में यही लागू करते जा रहे हैं। ये गलत है। इस बात को हमको साफ बताना पड़ेगा कि पैसा अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत राज से भिन्न व्यवस्था है। तो आप कैसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम को विस्तार कर रहे हो? ये गलत है। ये बात को हमको बोलना पड़ेगा, हम बोल नहीं रहे हैं। पैसा जो बोलता है, समय कम है, बीच बीच में बंद हो रहा है। पैसा बोलता क्या है, इसको हमको समझना है। पैसा पंचायत राज नहीं बोल रहा है। याद रखिए, पंचायत की स्वशासी व्यवस्था को बोल रहा है, जो संविधान के भाग 9 में परिभाषित है। इसका अर्थ है कि अनुसूचित क्षेत्र में तो सरकार गठन किया जाएगा। एक हर गांव में गांव सरकार होंगे और हर जिले में जिला सरकार होगा, और उस सरकार को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की अधिकार मिलेगा। और ये चीज स्पष्ट रूप से पैसा में लिखा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतने साल के बाद भी कोई सरकार या आदिवासी नेता इसको बात को ठीक से ना समझता है, ना ठीक से जो है रख पाता है। इसीलिए हम जो है पंचायत राज की गड्ढमड्ढ में घुसते हुए फंसे हुए। पैसा स्वशासी व्यवस्था बोल रहा है कि गांव के पारंपरिक सीमा के अंदर में जल, जंगल, जमीन, खदान जो भी है उस पर मालिक है गांव, और उस इलाके में कुछ भी होगा गांव की सहमति के बिना नहीं हो सकता है, और सहमति के बिना हुआ तो गांव सरकार नहीं है। आप सोचिए कि कल कोई बाहरी देश के सरकार हमारे देश के अंदर कुछ बनाएगा तो क्या होगा? जैसे चाइना जो है हमारे देश में घुसा हुआ है लद्दाख के इलाके में, तो क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। उसी तरह से पैसा ये बोलता है कि हर गांव की पारंपरिक सीमा के अंदर में गांव सरकार की गठन होना चाहिए, जिसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अधिकार है। ये अधिकार को जो है रायपुर के सरकार को जो है देना चाहिए, अभी तक नहीं दिया गया है। ये पहला चीज है कि पैसा का नियम तो बनाए। किस कानून का नियम बना रहे हो? पैसा का नियम नहीं बन रहा है, ये बात हमको। और उसी तरह से पैसा ये बोलता है कि हर जिले में जिला सरकार होना चाहिए, और जिला सरकार का सचिव कौन होगा? कलेक्टर होगा। आज आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज में जिला पंचायत है, लेकिन उसके ऊपर कलेक्टर बैठा हुआ है कि नहीं? बताइए। पैसा वो नहीं बोलता है, पैसा बोलता है कि लोगों का सरकार होगा, जिला में लोगों का सरकार होगा, उसका सचिव कलेक्टर होगा। पैसा ये बात बोल रहा है। लेकिन इस बात को अभी तक कोई राज्य सरकार या संघीय सरकार, जो संसद में हमारी कानून पास हुई काफी लड़ाई के बाद, वो अभी तक लागू नहीं है। इसको हमको समझने की जरूरत है कि हमारे गांव के बिना अनुमति से, बिना सहमति से कोई परियोजना या कैंप नहीं होना चाहिए। कानूनी विरोध है, कानूनी सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत तो है ही नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आजादी के जब से संविधान लागू हुआ 72 साल हो गया, पूरे
अनुसूचित क्षेत्र में गैर संवैधानिक और गैर कानूनी ढंग से सारे चीज काम चल रहा है। और जो इसको विरोध कर रहा है उसको कुछ भी नाम दे दे। बड़े पैमाने पर बस्तर में यही काम हो रहा है, क्योंकि बस्तर में जो है संसाधन है, लोहा है, कोयला है, हीरा है, सारे चीज यहां पर है। इसीलिए इसको हथियाने के लिए और पूंजीपतियों को देने के लिए जो है ठीक ढंग से कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, ना बना रहे हैं। ये बात हमको बताने की जरूरत है। और मैं तो आपको आग्रह करूंगा कि आज शहीद कुंडाधुज के 113 बरसी में ये हम संकल्प लें कि हमारा जो कानून है वो पेशा कानून है। उसके तहत हम हर गांव में गांव सरकार और हर जिले में जिला सरकार लेके आगे बढ़ेंगे। वो सरकार कब करेगा हम देखेंगे, लेकिन हर गांव में गांव सरकार और जिला में जिला सरकार हम कानून बनाएंगे। ये बनाने की जरूरत है। जब तक हम नहीं बनाएंगे, मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं कि ये अनुसूचित क्षेत्र की आजादी की लड़ाई है। हमको आजादी मिली बहुत सा 75 साल पहले, लेकिन आजादी के बाद अनुसूचित क्षेत्र जो है गुलाम रहा और इस इलाके में कोई भी संवैधानिक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जो भी चल रहा है सारे गलत है। ये जब तक हम नहीं बोलेंगे, और कानून बोलना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर बात नहीं। हम संविधान और कानून को लेके जो है इनसे बात करेंगे कि आपने कौन सा काम किया, कैसे किरंदुल जो है नगर परिषद हो सकता है। किरंदुल नगर परिषद है कि नहीं? संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 ग में कि जब तक संसद कानून नहीं पारित करे अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन पिछले इतने साल से सारे गैर कानूनी काम जो है अनुसूचित क्षेत्र में चल रहा है। यहां तक कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2007 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल निवासियों के मानव अधिकार घोषणा पत्र है जो जारी हुआ, जिसमें भारत सरकार भी साइन किया है, उसका अनुच्छेद 31 में लिखा है कि अनुसूचित इलाके में उनके लोगों की सहमति के बिना उस इलाके में सैनिकरण नहीं हो सकता है। लेकिन भारत सरकार उसमें 2007 में उसमें दस्तखत करने के बाद भी आज पूरे अनुसूचित क्षेत्र में जो है वो कैंप खोल रहा है और गैर कानूनी काम कर रहा है। इसको कानूनी रूप से हम लोग अपने सरकार बनाते हुए, साथियों में जब सरकार बताना बोलना चाहता हूं तो सरकार मतलब पारंपरिक 5 लोग बैठ के सरकार बनाने से कानूनी सम्मत नहीं हो सकता है। ग्राम सभा, जहां पर ये पेशा कानून बोलता है कि ग्राम सभा वही सदस्य होंगे जो 18 साल की ऊपर है और मतदाता है। वही मतदाताओं को लेके ग्राम सरकार, ग्राम असेंबली बनेगा। अब उसको बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, ग्राम सरकार और स्वशासी जिला सरकार बस्तर के हर जिले में बनना चाहिए, ताकि सरकार और लोग पहले जो है अधिकारी, कर्मचारी, नेता ये संविधान और कानून को पढ़ना शुरू करे। 72 साल से जो है कर्मचारी, अधिकारी गुमराह करके जो है पूरे अनुसूचित क्षेत्र में गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये बात को हमको ठोस बतानी पड़ेगी, इधर उधर से बात नहीं। पूरे संविधान और कानून को उठाते हुए उनके सामने रखना पड़ेगा कि तुम नहीं कर रहे हो तो हम जो है हमारे गांव में हम सरकार और हमारे जिले में हमारा जिला सरकार हम गठन करेंगे। उसका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हम गठन करेंगे और देखेंगे तुम
कब जो है तुम्हारे विधानसभा में इस कानून को, संविधान के या पेशा की कानून को कब लागू करो? दूसरी बात साथियों, मैं इसके लिए आप लोगों को एक रास्ता भी बताता हूं। यह समझने की जरूरत है कि इतने संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ में गलत भी सही पेशा नियम बनाया है। पेशा नियम गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन पेशा ये का नियम बनाते बनाते वे रास्ता छोड़ देते। वो रास्ता को हमको भी पकड़ना है इनके गला दबाने के लिए। वो रास्ता है कि पेशा नियम में लिखा हुआ है कि ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन में जो गांव का अध्यक्ष बनेगा वो 1 साल के लिए रहेगा और उसका अधिकार होगा, वो कभी भी ग्राम सभा बुला के प्रस्ताव पारित कर सकता है। अब इस चीज को हमको गांव-गांव ले जाने की जरूरत है कि संघर्ष, लड़ाई मैदान से शुरू करके कानूनत भी हम जो है उसको तेज करेंगे इसी तरह से, क्योंकि हर गांव में कानूनत ग्राम सरकार की गठन और प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तब जाके लड़ाई आगे जो है तेज हो सकता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि बस्तर में सिर्फ आदिवासी नहीं, एससी, ओबीसी और अन्य वर्ग भी है, गांव-गांव में है, उनके लिए व्यवस्था है, उनको भी जोड़ें सरकार में। और उनको जोड़ेंगे नहीं तो हमारी ताकत जो है मजबूत नहीं हो सकता है, ये आप हमको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और काफी ताकतवर है ये संघर्ष के लिए, वो है कि पेशा कानून लागू होने के 10 साल के बाद इस देश की मूल निवासियों की संघर्ष के कारण एक कानून बना, संसद को बाध्य होकर कानून बना, वो है वन अधिकार मान्यता कानून। वो है वो ग्राम सभा की बात को, वो पेशा की बात को आगे ले गया। पेशा में तो नियम नहीं बना था, अभी छत्तीसगढ़ ने बनाया, लेकिन वन अधिकार मान्यता कानून पेशा की बात को लेके उसने गांव सरकार की बात कह दिया। गांव की पारंपरिक सीमा के अंदर में आने वाला जल, जंगल, जमीन, खदान, सारे चीज ग्राम सरकार का होगा, गांव का होगा। ये बात को जो है वन अधिकार मान्यता कानून कह दिया। लेकिन उसमें एक चीज है कि ग्राम सभा बैठा कर उस फॉर्म को फिलअप करके, फॉर्म भर के आपको ग्राम सरकार बनाना होगा। ये कानूनी बात है। तो उसके तहत अब इतनी ताकत है, ये जो संघर्ष है बस्तर का, जो 113 साल पहले इस इलाके में उठा था, उसी संकल्प को आगे लेने के लिए वन अधिकार मान्यता कानून के तहत हर गांव में हम अपना कमेटी बनाए और फॉर्म भरते हुए धारा 5 के तहत प्रस्ताव पारित करें कि हमारे बिना अनुमति से कोई भी, ना सरकार या गैर सरकार, सरकारी कोई परियोजना जो है हमारे गांव के अंदर में नहीं होगा। ये आप जो है वन अधिकार के तहत, समय कम है नहीं तो मैं पढ़ के आपको सुनाता, क्योंकि साथियों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इस देश की मूल निवासी और अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा 2 कानून जो है वो पेशा और वन अधिकार कानून है। वो बड़ा अस्त्र हो सकता है, जब तक हम उसको ठीक से वापरेंगे नहीं, उसको उपयोग नहीं करेंगे,
ये हमारे संघर्ष को कानूनी ताकत दे सकता है, क्योंकि 72 साल में इस इलाके में, अनुसूचित क्षेत्र के इलाके में जो भी हो रहा है गैर संवैधानिक और गैर कानूनी हो रहा है। अब इसको कानूनी रूप से हमको जवाब देना है। गांव का सरकार और जिलों में गठित सरकार ये कानूनी रूप से जो है उसको जवाब देंगे, तब जाके जो है ना बस्तर में वही पुराना जो है माड़िया राज को हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि कानून जो है, मैं जानता हूं कि पैसा वाले बनाते हैं इस देश में, पूंजीपति के प्रतिनिधि बनाते हैं, ये बात सही है, लेकिन पूंजीपतियों की प्रतिनिधि बिना संघर्ष से नहीं बनाते हैं। मेहनत कश लोग जो है वो अपने संघर्ष से इस पूंजीवादी व्यवस्था को मुकाबला करते हुए जो है उनको झुकाते हैं, और उस मुकाबले के कारण वन अधिकार मान्यता कानून आया है, पैसा भी आया है। लेकिन आप जानते हैं कि वन अधिकार मान्यता कानून को लागू होते हुए आज 15 साल हो गया, और पेशा कानून को लागू होते हुए करीब 50 साल हो गया। अभी तक कोई राज्य सरकार, कोई जिला के कलेक्टर इसको लागू नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ बस्तर नहीं, पूरे देश की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये उम्मीद में मत रहिए कि इस कानून को जो है ये राज्य सरकार या संघीय सरकार या कोई सरकार इसको लागू करेगा, क्योंकि ये स्वशासन की कानून है जो हमारे कंधे पर 70-72 साल में बैठे हुए हैं, इस कानून से उतरना नहीं चाहते हैं। जब तक हम कानूनी रूप से इसको नहीं लेंगे, नहीं उसका संघर्ष को तेज करेंगे, तब तक ये नहीं होगा। तो मैं इसीलिए साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा को ठीक से समझिए और वन अधिकार मान्यता कानून के तहत पैसा के तहत हर गांव में गांव सरकार और हर जिले में जिला सरकार, उसका क्या रूपरेख होगा सब बैठ के तय कर सकते हैं। 1995 में इसके लिए जो भुरिया कमेटी बैठा था उसने एक सिफारिश तो दिया है, लिखित सिफारिश दिया है। दूसरी बात, वन अधिकार कानून के तहत हमारे अपने पारंपरिक सीमा के अंदर में हम अपना क्षेत्र का सरकार और कानून के रूप में जो है हमारा अधिकार ले सकते हैं, और नहीं देगा तो संघर्ष होगा। इस बात के साथ, इस सोच के साथ 113 साल के बाद हम शहीद गुंडाधुर को याद करते हुए उनकी जो अरमान थी, उस समय की संघर्षशील लोगों की जो अरमान थी, सोच थी, उसको आगे लेते जाएंगे। यही सोचते हुए, यही आग्रह करते हुए मैं आप सब में अपनी बात यही समाप्त करता हूं। सब साथियों को जिंदाबाद, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जिंदाबाद।